नमस्कार, मैं सूर्या शर्मा हूँ और मैं इतिहास की परतों को खोद कर इतिहास को वैसा ही देखना और दिखाना चाहता हूँ जैसा कि वह है, ना कि वैसा जैसा कि हमें बताया जाता है। यह कहानी भारत के इतिहास के उस दौर की है जब आज़ादी की जंग अपने चरम पर थी। आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो हमें लगता है कि महात्मा गांधी और भगत सिंह दो विरोधी ध्रुव थे, एक अहिंसा का प्रतीक और दूसरा बंदूक की क्रांति का। लेकिन अगर हम इतिहास की परतों को थोड़ा गहरा खोदें, थोड़ा गहराई में जाएं, तो हमें पता चलेगा कि ये दोनों महानायक बाहर से जितने अलग दिखते थे, भीतर से एक दूसरे के उतने ही करीब थे। कहानी की शुरुआत होती है सन 1920 से। महात्मा गांधी ने देश में असहयोग आंदोलन का बिगुल फूंका था। उस समय महज 13-14 साल के एक सिख लड़के के दिल में गांधी जी के विचारों ने ऐसी जगह बनाई कि उसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और इस आंदोलन में कूद पड़ा। विदेशी कपड़ों की होली जलाई और गांधी जी का चरखा काटने लगा। वह लड़का कोई और नहीं, खुद भगत सिंह थे। इस घटना और गांधी जी के प्रति अपने शुरुआती आकर्षण और बाद के मोह भंग का सबसे सटीक विश्लेषण भगत सिंह ने जेल में लिखे अपने प्रसिद्ध लेख मैं नास्तिक क्यों हूँ में दिया है। फरवरी 1922 में एक बड़ा मोड़ आया जब चौरी चौरा में हिंसा के बाद गांधी जी ने अचानक असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। देश के लाखों युवाओं की तरह भगत सिंह का भी गांधी जी के इस फैसले से मोह भंग हो गया। उन्हें लगता है कि सिर्फ शांति से काम नहीं चलेगा। यहीं से दोनों के रास्ते अलग हो गए। रास्ते अलग होने के बाद भगत सिंह ने सशस्त्र क्रांति का रास्ता चुना। दिसंबर 1928 में लाला लाजपत राय जी की मृत्यु का बदला लेने के लिए ब्रिटिश अधिकारी सैंडर्स पर गोली चलाई गई। एक तरफ गांधी जी हिंसा के सख्त विरोधी थे, तो दूसरी तरफ भगत सिंह की संस्था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का मानना था कि अंग्रेजों को डराना बेहद जरूरी है। लेकिन यहाँ कहानी में एक ऐसा विरोधाभास आता है जो सबको सोचने पर मजबूर कर देता है। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में बम फेंके। वे चाहते तो बम फेंककर आसानी से भाग सकते थे क्योंकि चारों तरफ धुआं था और भागने का पूरा मौका था। लेकिन वे वहीं खड़े रहे और अपनी पिस्तौल जमीन पर रख दी और मुस्कुराते हुए अपनी गिरफ्तारी दे दी। यहाँ सवाल उठता है कि अगर भगत सिंह सिर्फ हथियार बंद क्रांति चाहते थे तो उन्होंने जेल का रास्ता क्यों चुना? क्या यह गांधी जी का रास्ता नहीं था? इसका जवाब छुपा है खुद भगत सिंह की रणनीति में। वे जानते थे कि बाहर रहकर वो जो पर्चे बांट रहे हैं उन्हें अंग्रेज दबा देंगे, लेकिन अगर वे गिरफ्तार होते हैं तो अदालत में चलने वाला मुकदमा और उनके बयान देश के हर अखबार में छपेगी। उन्होंने जेल और अदालत को अपनी विचारधारा फैलाने का मंच बना लिया। 8 जून 1929 को दिल्ली की अदालत में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त द्वारा दिए गए ऐतिहासिक संयुक्त बयान में, जो आज भी हमारे राष्ट्रीय अभिलेखागार में सुरक्षित है, उन्होंने साफ कहा था कि हमने बम किसी को जान लेने के लिए नहीं फेंका था, बल्कि अंग्रेजों के बहरे कानों को अपनी आवाज़ सुनाने के लिए फेंका था। जेल जाने के बाद भगत सिंह और उनके साथियों ने 116 दिनों की ऐतिहासिक भूख हड़ताल की, जो कि अपने आप में अब तक की सबसे बड़ी भूख हड़ताल है। अंग्रेजों ने उन्हें जबरन दूध पिलाने की कोशिश की, प्रताड़ित किया। उनके साथी जतिन दास इस अनशन में शहीद भी हुए, लेकिन भगत सिंह ने हार नहीं मानी, वे झुके नहीं। तकनीकी तौर पर भूख हड़ताल या उपवास महात्मा गांधी का सबसे बड़ा हथियार था। तो क्या भगत सिंह गांधी जी के मार्ग पर चल रहे थे? हाँ, लेकिन एक बहुत बड़े वैचारिक अंतर के साथ। गांधी जी जब अनशन करते थे तो वह
हृदय परिवर्तन के लिए होता था। वे अंग्रेजों की आत्मा को जगाना चाहते थे। लेकिन भगत सिंह का अनशन अंग्रेजों का दिल पिघलाने के लिए नहीं था। भारत सरकार द्वारा प्रकाशित पुस्तक भगत सिंह और उनके साथियों के दस्तावेज में दर्ज उनके पत्रों के अनुसार वे जेल के भीतर भारतीय कैदियों को इंसानी अधिकार दिलाने के लिए अंग्रेजों से एक रणनीतिक युद्ध लड़ रहे थे। वे अंग्रेजों को यह दिखाना चाहते थे कि एक कैदी के तौर पर भी वे सरकार को झुका सकते हैं। अब आते हैं इस कहानी के सबसे महत्वपूर्ण और नैतिक हिस्से पर। आज अक्सर लोगों को लगता है कि दोनों के विचार कभी नहीं मिले, लेकिन एक ऐसा विषय था जहां दोनों के दिल एक साथ धड़कते थे। वह था हिंदू मुस्लिम एकता और आज़ादी के बाद का भारत। जून 1928 में भगत सिंह ने कीर्ति अखबार में एक लेख लिखा था जिसका नाम था सांप्रदायिक दंगे और उनका इलाज। उस लेख में भगत सिंह ने लिखा था कि धर्म के नाम पर आपस में लड़ना देश के साथ गद्दारी है। उन्होंने युवाओं से कहा था कि वे अपनी धार्मिक पहचान को पीछे छोड़कर पहले एक इंसान और एक भारतीय बने। दूसरी तरफ महात्मा गांधी के जीवन का अंत भी इसी सांप्रदायिक एकता को बचाते हुए हुआ। महात्मा गांधी के संकलित ग्रंथों के खंड 87 और 88 में दर्ज उनके भाषणों के अनुसार वर्ष 1947 में जब पूरा देश आज़ादी के जश्न में डूबा था, तब गांधी जी दिल्ली में नहीं बल्कि नोआखली के गांवों में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच दंगों की आग बुझा रहे थे। दोनों का आज़ादी के बाद का उद्देश्य भी बिल्कुल एक था। दोनों सिर्फ अंग्रेजों को भारत से बाहर नहीं निकालना चाहते थे, बल्कि एक ऐसा भारत चाहते थे जहां अमीरों के द्वारा गरीबों का शोषण ना हो, जहां जाति और धर्म के नाम पर कोई भेद ना हो। भगत सिंह ने अपने लेखों में साफ लिखा है, हम ऐसा भारत नहीं चाहते जहां गोरे अंग्रेजों की जगह काले अंग्रेज आकर बैठ जाएं और जनता का शोषण हो वैसे ही चलता रहे, जनता का शोषण वैसे ही चलता रहे। गांधी जी का हिंद स्वराज भी इसी शोषण मुक्त समाज की बात करता था। तारीख थी 23 मार्च 1931। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए। अपनी मौत से कुछ समय पहले भगत सिंह ने कहा था, बम और पिस्तौल से क्रांति नहीं आती, क्रांति की तलवार विचारों की शान पर तेज होती है। वे जानते थे कि एक जीवित भगत सिंह से ज़्यादा खतरनाक अंग्रेजों के लिए एक शहीद भगत सिंह होगा, जो देश की सोई हुई चेतना को जगा देगा। इस शहादत ने पूरे देश को झकझोर दिया था। इस घटना के तुरंत बाद जब कराची में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, तो महात्मा गांधी ने खुद आगे आकर भगत सिंह की देशभक्ति को नमन किया था। भारत सरकार द्वारा प्रकाशित द कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी के खंड 45 के अनुसार गांधी जी ने देश के सामने कहा था कि भगत सिंह और उनके साथियों की बहादुरी और देशभक्ति की जितनी तारीफ की जाए कम है। उनके इस सर्वोच्च बलिदान ने देश को हिला कर रख दिया है। भले ही गांधी जी उनके रास्ते के खिलाफ थे, लेकिन उस महान युवा की शहादत के आगे उनका सिर भी सम्मान से झुक गया था। इतिहास के इन दो महानायकों ने हमें सिखाया कि देश से प्यार करने के तरीके अलग हो सकते हैं, विचारों में मतभेद हो सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम एक दूसरे के दुश्मन हैं। गांधी और भगत सिंह दोनों भारत माँ की दो आंखें थी। एक में शांत आत्मबल की चमक थी, तो दूसरे में अन्याय के खिलाफ क्रांति की आग। लेकिन दोनों का लक्ष्य एक ही था, एक आज़ाद, धर्मनिरपेक्ष और समतावादी भारत। और अंत में अगर आपको लगता है कि इन विषयों पर बात होनी चाहिए, तो आप मेरा हौसला बढ़ा सकते हैं मेरे चैनल को लाइक करके और सब्सक्राइब करके। जय हिंद।